गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को शॉर्ट में हम लोग मोमेंटम भी बोलते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ठीक है, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एक सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। क्या रहता है? कंजर्व। तो हम लोग देखते हैं कि P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वेयर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो यहाँ पर ये मास आपका स्केलर क्वांटिटी को मैं जब वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आया है? वेक्टर क्वांटिटी आया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या लिखे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर P जो है दो चीज़ों से चेंज हो सकता है, या तो मास के चेंज होने से या तो वेलोसिटी का चेंज होने से। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जो सिस्टम का जो मास है वो कांस्टेंट है और जो वेलोसिटी है वो से चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी क्या होती है? चेंज। ठीक है, तो आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, P2 से P1 हो जाएगा, P2 से P1। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो वेलोसिटी पहले v1 था तो v1 से v2 हो गया, तो मोमेंटम p1 से p2 हो गया। मतलब मेनली जो मोमेंटम है, इफ मास इज कांस्टेंट देन मेनली जो मोमेंटम है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वेलोसिटी। ठीक है, तो हाँ, मैं यही बता रहा था। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि कंजर्वेशन ऑफ द होल सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम विल बी कंजर्व्ड बट द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट माइट चेंज। क्या लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या लिख सकते हैं? द मोमेंटम of a system is always conserved इसमें ये भी लिखा है कि मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल में चेंज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल में चेंज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। This force should not be a force, not be a external force, but this should be a internal force, but this should be an internal फोर्स। ठीक है,
इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए फोर्स लगने से क्या चेंज होता है, एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू ma से फोर्स लगने से क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब मान के क्या चल रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होगा या वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि दिस शुड नॉट बी एन एक्सटर्नल फोर्स बट दिस शुड बी एन इंटरनल फोर्स। जैसे कि हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इस धरती पे, ठीक है, इस धरती पे बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं। जैसे कभी बाइक से टकरा रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब मोमेंटम में चेंज आएगा। बस से टकरा रहा है या ट्रक से टकरा रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कोलिजन के बाद। ठीक है, तो उसके कारण से मोमेंटम में चेंज होगा। या ट्रेन जो है, ट्रेन से टकरा रहा है ना, तो भी कोलिजन के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो मोमेंटम में चेंज आएगा। लेकिन ये सब चीज़ कहाँ पर हो रहा है, हमारे अर्थ पे ही हो रहा है। ठीक है, बट क्या इस अर्थ में होने के कारण से, इस अर्थ में इंटरनल फोर्स के कारण से कोलिजन हो रहा है, इंटरनल फोर्स के कारण से कोलिजन हो रहा है और कोलिजन होने के कारण से इनका मोमेंटम चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। ठीक है, लेकिन इसके कारण से क्या अर्थ की ओवरऑल मोमेंटम जो है चेंज हो पाया है, क्या नहीं हो पाया। अर्थ का अपना एक मास है 10⁻24 दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, और उसकी अपनी एक वेलोसिटी है, अपनी एक वेलोसिटी। वो अगर सन का एक रिवॉल्यूशन 365 डेज और 6 आवर में करता है तो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन भी 365 डेज एंड 6 आवर्स में करता है। ठीक है, तो अर्थ अपना रिवॉल्यूशन, अर्थ की वेलोसिटी कितनी होती है सन के अराउंड, कितनी होती है वेलोसिटी, 365 डेज एंड 6 आवर्स, यही है। ठीक है, तो हर बार वो सन का जो रिवॉल्यूशन है इतने ही टाइम में करता है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। देखिए जो धरती पे बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं, ट्रेन से टकरा रहा है, बाइक से टकरा रहा है, कार से टकरा रहा है, तो उन सब की जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं उसके कारण से कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के कारण से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होने के कारण मोमेंटम चेंज हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो है मास जो है, अर्थ का मास फिक्स है, उसकी वेलोसिटी फिक्स है, तो उसका मोमेंटम भी फिक्स है। तो ओवरऑल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व है। क्या है, कंजर्व है। या सेम उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं, हाँ, जैसे अर्थ पे आके कोई दूसरा प्लैनेट टकराता है ना, अर्थ पे आके जैसे जुपिटर, नेपच्यून या कोई मार्स आके टकराता है तो उसकी जो है ओवरऑल जो मोमेंटम है कंजर्व नहीं रहेगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या प्रिंसिपल है कि मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या होना चाहिए कि दिस शुड बी एन इंटरनल फोर्स, दिस शुड नॉट बी एन एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर जुपिटर आके अर्थ से टकरा गया तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि मोमेंटम इस कंडीशन में कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, जैसे आप लोग जैसे अगर हम लोग राइफल से गोली चलाते हैं, ठीक है, तो इस केस में भी हमारा मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। मतलब जैसे गोली निकलती है, ठीक है, तो गोली का मास बहुत छोटा होता है, जो बुलेट होता है उसका मास छोटा होता है और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसी प्रकार जो आपका राइफल है उसका मास बहुत कम होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो सम ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट विल रिमेन सेम। ठीक है, देखिए फिर क्या हो रहा है कि द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट विल रिमेन सेम मतलब क्या हो जाएगा, सपोज अगर बुलेट है उसका मास स्मॉल m है और इसकी वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v। राइफल का मास क्या है, कैपिटल M प्लस वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V। तो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मोमेंटम मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो mv मोमेंटम प्लस mv, दिस इज द मास ऑफ राइफल कैपिटल M, वेलोसिटी ऑफ राइफल प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप लोग को बताया, जैसे कि मैंने, जब भी हम बुलेट फायर करते हैं तो बंदूक थोड़ा सा पीछे की ओर आता है ना। तो देखो अब बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वेलोसिटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व करने के लिए उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसी प्रकार राइफल का क्या, मास बहुत ज़्यादा होता है और वेलोसिटी बहुत पीछे होती है, बहुत स्मॉल होती है। तो जब भी हम लोग बुलेट चलाते हैं
तो राइफल हमेशा पीछे की ओर आ जाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। जो तोप जब वॉर होता है, तोप वगैरह हम लोग जब चलाते हैं, जो आर्मी वाले लोग चलाते हैं, है ना, तो देखना कि तोप जब गोला या बारूद फायर करता है तो कम से कम 1 फीट वो पीछे की तरफ आ जाता है, क्योंकि जो बारूद होता है उसका मास बहुत कम होता है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका जितना मोमेंटम बनेगा उतना ही मोमेंटम किसका बनना चाहिए? तोप का बनना चाहिए। किसका बनना चाहिए? तोप का। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन, है ना, क्योंकि अगर तोप का गोला या बारूद आगे की तरफ जा रहा है तो जो तोप है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो तोप का मास क्या हो गया? बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम होगी। ठीक है, तो गोला या बारूद का मास बहुत कम होता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे गोला या बारूद का सपोज मास है 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम। तो उसकी वेलोसिटी सपोज कितनी होगी? 100। उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 100। तो मास इंटू वेलोसिटी कितना आ गया आपका? 1000 आ गया। कितना आ गया? 1000। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपका जो तोप है उसका मास कितना है? 100, या मान लिए मास कितना है उसका? 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो वो भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर गोला या बारूद उसका मास 10 किलोग्राम है और उसका वेलोसिटी 100 है, ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी टोटल मोमेंटम कितना हो गया? T इज इक्वल टू कितना हो गया? 1000 हो गया। कितना हो गया? 1000। ठीक है, उसी प्रकार अगर तोप का जो मास है वो कितना है? 500 किलोग्राम है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2 होगी। तो ये भी 1000 हो जाएगा। मतलब दोनों का मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। उसको कैसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कैपिटल M जो टोप है और उसकी वेलोसिटी किसके बराबर रहेगा? -mv के। किसके बराबर रहेगा? -mv। -mv क्या है? मास ऑफ आपका गोला या बारूद इंटू वेलोसिटी ऑफ गोला या बारूद। इसको अपोजिट क्यों नहीं है? क्योंकि ये आगे की तरफ जाता है गोला या बारूद, और ये जो इसकी वेलोसिटी होती है, किसकी वेलोसिटी? जो तोप की वेलोसिटी होती है वो पीछे की तरफ होती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mv प्लस mv इज इक्वल टू 0। यही चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ से हम लोग जो कैपिटल V की वैल्यू निकालते हैं कि पीछे की तरफ वो किस वेलोसिटी से जो तोप है वो पीछे की तरफ जाता है, या राइफल से जब बुलेट फायर करते हैं तो वो पीछे की तरफ से किस वेलोसिटी से जाता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोल देते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस के ऊपर पहुँचेंगे। ठीक है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल नोट कीजिए आप लोग। 10 ग्राम बुलेट इज शॉट फ्रॉम 5 किलोग्राम गन। ठीक है, 10 ग्राम बुलेट इज शॉट। ठीक है, तो 10 ग्राम का बुलेट है और उसको शॉट मतलब शॉट लगाया जाता है। ठीक है, तो 10 ग्राम बुलेट इज शॉट फ्रॉम 5 किलोग्राम गन विथ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, तो बुलेट का मास कितना दिया है? बुलेट का मास जिसकी स्मॉल m लिए कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। ठीक है, देन गन का मास कितना दिया हुआ है? गन का मास जिसको हम लोग कैपिटल M बोल रहे हैं वो कितना दिया हुआ है आपका? गन का मास है आपका 5 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मास बहुत कम है और इसका मास बहुत ज़्यादा है। गन का मास 5 किलोग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोमेंटम कंजर्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, विथ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट का जो वेलोसिटी है, कितना दिया हुआ है? 400 मीटर पर सेकेंड। 400 मीटर पर सेकेंड। तो हमको रिकॉइल वेलोसिटी यानी कि जो उल्टे डायरेक्शन में राइफल के ऊपर या गन के ऊपर लगेगा वो वेलोसिटी निकालनी है। तो कैपिटल V यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? -m माइनस इंटू स्मॉल m 10 ग्राम इंटू वेलोसिटी कितना है?
400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपॉन ये कितना है आपका कैपिटल है कितना है 5 किलोग्राम, कितना है 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं 5000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ग्राम ग्राम कैंसिल, जीरो और जीरो कैंसिल, ठीक है। तो कैपिटल V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 माइनस 400 अपॉन 500, ठीक है। तो 20 कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देख सकते हो कि बुलेट का जो मास था बहुत कम था, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी 400 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। यहाँ पर देखो 400 इंटू 10 इंटू 400 कितना आ गया 10 इंटू 400, ठीक है। ये हुआ आपको मास इंटू वेलोसिटी, कितना है 4000, कितना है 4000, ठीक है। यहाँ पर आपका रिकॉइल वेलोसिटी कितना आया है, मतलब जो गन है वो पीछे की तरफ कितने वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगा माइनस 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन को, वेलोसिटी के डायरेक्शन को। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो गन की वेलोसिटी है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन ये निगेटिव साइन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। कैसे डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि जो भी बुलेट का डायरेक्शन है, बुलेट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो जो गन है वो पीछे की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में 0.8 मीटर पर सेकंड से जाता है। अब यहाँ पर देख लो मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, देखो यहाँ पर इसको इसके लिए निकाल के देखते हैं गन के लिए। तो गन के लिए कितना हो जाएगा कैपिटल M इंटू कैपिटल V, ठीक है। तो कैपिटल M कितना है आपका 5000 ग्राम इंटू ये कितना हो गया 0.8, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4000 आपका मोमेंटम आएगा, 4000 मोमेंटम। तो यहाँ पर देखिए मोमेंटम दोनों के केस में क्या हो रहा है कंजर्व हो रहा है। तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी बुलेट की, तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक है। उसी प्रकार बुलेट का मास बहुत कम था तो गन का मास बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इस प्रकार हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग समझ सकते हैं। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस लिखिए फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी, फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी at the same point, when a number of force act on a body at the same point and net unbalanced force is zero, net unbalanced force is zero, the body will continue in its state of rest or of uniform motion along a straight line and it is said to be in equilibrium। मतलब क्या हो रहा है कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, या मोशन में है, ठीक है, और अगर उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स की वैल्यू क्या हो जा रही है जीरो। बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं, जैसे ये मास है, ठीक है, इसके ऊपर इधर 50 न्यूटन लग रहा है और इधर भी 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड इधर भी 50 न्यूटन इधर भी 50 न्यूटन, ठीक है। तो दोनों साइड सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो इसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। इसके कारण से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि नंबर ऑफ फोर्सेस सेम नहीं होंगे। अगर एक फोर्स अगर इधर 50 न्यूटन है, ठीक है, तो हो सकता है इधर 25 हो और किसी दूसरे डायरेक्शन में कुछ और हो, बट उसके कारण से इवन ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 3 फोर्स कंसिडर करते हैं, 3 फोर्स, ठीक है। एक पॉइंट पर ये F3 है, ठीक है, एक फोर्स F3, ये F3 हो गया, ठीक है। दूसरा फोर्स कंसिडर करते हैं F1, F1 और ये क्या हो गया F2, F2, ठीक है। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, ठीक है, F1 प्लस F2, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 क्या हो जाएगा F1 प्लस F2। तो यहाँ पर लिखिए इफ थर्ड फोर्स F3 एक्ट्स ऑन ए बॉडी सच दैट F3 इज इक्वल टू माइनस F1 प्लस F2, ठीक है। सपोज ये कितना था
25 न्यूटन, ये कितना था 25 न्यूटन, दोनों मिला के कितना हो गया 50 न्यूटन सपोज एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स इसलिए बोला क्योंकि इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, इस डायरेक्शन में दो फोर्स है। बैलेंस्ड कंडीशन में क्या हो रहा था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स था, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स था, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स इसको बोलते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, इस डायरेक्शन में दो फोर्स है, इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स नहीं है, ठीक है। मतलब अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ फोर्सेस सेम है तो उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। इधर एक है इधर दो है तो इसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर इस प्रकार से कुछ हो जाता है कि F3 की जो वैल्यू है क्या हो जाती है माइनस ऑफ F1 प्लस F2, मतलब F3 की वैल्यू F1 प्लस F2 के बराबर होती है, लेकिन किधर अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट किस पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो ये इसका मतलब क्या है -25 प्लस 25। अगर F3 की भी वैल्यू जो है, F3 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई -50, क्या आ गई -50 न्यूटन। -50 कहने का मतलब है फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 50 न्यूटन ही होगा, माइनस जो किसको इंडिकेट कर रहा है इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो इस केस में ये पॉइंट जो है अगेन किस पे रहेगा इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया F3 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। पॉइंट नोट कर लीजिए, thus the condition for the equilibrium of a number of forces acting at the same point is that the vector sum of all these forces is equal to 0। मतलब अगर जितने फोर्स होते हैं, जितने फोर्स, ये यहाँ पर 3 फोर्स की बात चल रही है, जितने भी फोर्स होते हैं अगर उनका वेक्टर सम क्या हो जाता है, वेक्टर सम अगर 0 हो जाता है, वेक्टर सम क्या हो जाता है 0, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज करते जाइए और कोई भी डाउट है तो पूछिए, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।